वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेज। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। इसमें जो गुलाम वंश के बारे में कल से स्टार्ट किए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कल बताए थे, जो गुलाम वंश के संस्थापक है। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो सभी का जो है चर्चा किए थे और एक कहानी के रूप में देखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। और आज जो देखेंगे इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो है इलबरिक तुर्क जनजाति का था। जैसा कि आपको बताए थे पिछला वीडियो में, गुलाम वंश न होकर के इसे ममूलक वंश भी कहा जाता है। ममूलक का अर्थ होता है किसी का संपत्ति या अपनाया हुआ। तो गुलाम वंश में जो भी बड़े बड़े शासक हुए हैं वो जो है अलग अलग माँ बाप के जो है तुर्क संतान थे। इसलिए गुलाम वंश में जो है इल्तुतमिश जो था वो इलबरिक तुर्क जनजाति का था। इसलिए इसने जो है शमसी वंश की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा शमसी वंश का संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश मारिएगा। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1 लाख जित्तल में जो है इल्तुतमिश को खरीदा था। इसलिए जो है गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है तो इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर-ए-जहाँ यानी अंगरक्षण का प्रधान नियुक्त किया था, और अपनी पुत्री की शादी भी इल्तुतमिश से करवाया था। इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के आकस्मिक मृत्यु पर उत्तराधिकारी के लिए जल्दीबाजी में आराम शाह को नियुक्त किया गया था। जैसे आपको बताए थे कि लाहौर में चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। उस समय जो है जल्दीबाजी में उत्तराधिकारी जो है तुर्क सरदार आराम शाह को नियुक्त कर देता है। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए जो है उसके समय में बहुत सा राज्यों में जो अशांति फैल गया था, और बहुत सा राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तुर्क सरदार जो है इल्तुतमिश को बुलावा भेजता है। उस समय वह बदायूं का सूबेदार था। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारा राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे, तो फिर से सत्ता को जो है सही ढंग से चलाने के लिए तुर्क सरदार जो है इल्तुतमिश को बुलावा भेजता है। उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार या राज्यपाल था। इल्तुतमिश भी सूचना पाकर जल्दी में ही यानी शीघ्र ही जो है दिल्ली पहुँच जाता है, लेकिन आराम शाह जो है गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। इसी कारण जो है इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में जुद नामक जगह पर युद्ध हुआ था। इसमें इल्तुतमिश विजयी रहा और आराम शाह को जो है पकड़ करके हत्या कर दी गई। इस तरह जो है दिल्ली का शासक इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक बनता है तो सबसे पहले जो है राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र करता है। जैसा आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। उसका कारण यह था कि एलदौज का खतरा, साथ ही ख्वारिज्म साम्राज्य का भय। इसलिए जो है इल्तुतमिश जो है सफलतापूर्वक अपनी राजधानी जो है लाहौर से चेंज करके दिल्ली लाता है। इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय शुरुआत में जो उसके कुछ सहकर्मी थे उसे सुल्तान मानने से इनकार किया था। अर्थात जैसे बदायूं का सूबेदार जो है इल्तुतमिश था, उसी तरह अलग अलग प्रांतों का जो है सूबेदार अलग अलग थे, जो इल्तुतमिश को जो है सुल्तान नहीं मानते थे, यानी मानने से इनकार किया था। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे मान जाते हैं। और इल्तुतमिश के उस समय जो है बहुत चुनौती था। उसमें प्रमुख चुनौती देख लेते हैं, जिसमें पहला जो चुनौती था एलदौज वही एलदौज है जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गजनी का ऐसे सुल्तान बनाया था। तो एलदौज की जो है शुरू से ही नज़र दिल्ली पर था, इसलिए जो है वो दिल्ली को कब्जा करना चाहता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही समझदारी से अपनी पुत्री का शादी करवा करके इसे रोक रखा था। तो उस समय जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है, इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, तो एलदौज जो है इल्तुतमिश को अधीनता स्वीकार करने को कहता है। शुरुआत में जो है समय का नज़ाकत समझते हुए इल्तुतमिश जो है एलदौज की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब ख्वारिज्म शाह, जो खुरासन का जो शासक था ख्वारिज्म शाह, वो गजनी पर आक्रमण कर देता है और गजनी को तहस नहस कर देता है। एलदौज किसी तरह जान बचा करके जो है भाग करके लाहौर में शरण लेता है। इसी कमजोरी एलदौज की जो है इस कमजोरी को फ़ायदा उठा करके जो है इल्तुतमिश भी तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में पराजित कर एलदौज को बंदी बना लेता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा तराइन का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1215 में हुआ था। किसके बीच? तो एलदौज और इल्तुतमिश के बीच विजय रहा था इल्तुतमिश। दूसरा जो चुनौती था वो कुबाचा जो उच्च और मुल्तान का शासक था, यह भी जो है
गौरी का गुलाम था। जब इल्तुतमिश का राज्याभिषेक हुआ तो कुबाचा जो है लाहौर और भटिंडा पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इल्तुतमिश भी जो अपनी सेनाओं के साथ कुबाचा को जो है लाहौर और भटिंडा में जो आक्रमण किया था उसे पराजित करता है। पराजित करके जो है लाहौर और भटिंडा का जो है शासक अपने बड़े पुत्र जो है नसरुद्दीन को बना देता है। साथ ही साथ इल्तुतमिश जो है जब देखता है कि कुबाचा का स्थिति सही नहीं है तो वहीं पर न रुक करके जो है इल्तुतमिश मुल्तान पर भी हमला कर देता है, और हमला करके जो है कुबाचा के जो पुत्र होता है उसे बंदी बना लेता है। इस तरह कुबाचा बार बार जब पराजय हो जाता है, इस कारण जो है गिलानी से सिंधु नदी में डूब करके आत्महत्या कर लेता है। इस तरह इसका दूसरा भी जो चुनौती था ये भी खत्म हो गया। तीसरा जो हो जाएगा अली मर्दान। अली मर्दान जो है उस समय बंगाल का जो है एक सूबेदार था। जैसे ही जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, इसने जो है अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके अपने आप को बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। लेकिन उस समय बिहार के जो शासक था एबज, यह भी जो है गयासुद्दीन की उपाधि धारण करता है और अली मर्दान की हत्या करके जो स्वयं को जो है बंगाल और बिहार का जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। गयासुद्दीन या एबज को एबक जो था एक योग शासक था। यह बहुत सारा जो है परोपकार का भी काम किया था। 1226 से 27 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र जो था नसरुद्दीन और एबज के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नसरुद्दीन से जो है लड़ते हुए एबज मारा गया था। इस प्रकार बंगाल और बिहार जो है फिर से दिल्ली का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद जो चौथा चुनौती था वो राजपूताना था। जैसा कि आपको पता है बंगाल इत्यादि राज्यों ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था तो राजपूत शासकों को भी जो है अवसर मिल गया। वह भी जो है एक एक कर सभी राजपूत राज्यों जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, जिसमें कालिंजर, ग्वालियर, अजमेर इत्यादि बहुत सारे राज्यों थे। हालांकि बाद में जो है इल्तुतमिश जो है सभी राजपूत राज्यों को जीत लेता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन बन सकता है बताइए कालिंजर को जो है इल्तुतमिश कब जीता था। तो कालिंजर को दोबारा जो जीता था 1231 में। साथ में ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर को भी जो है 1231 में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइएगा इल्तुतमिश जो है किसके विजय के उपलक्ष्य में जो है अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। तो ग्वालियर विजय किया था कब? तो 1231 में। उसके बाद जो पचमा इसका चुनौती था, पचमा था मंगोल के जो है उस समय जो शासक था चंगेज का था। चंगेज खा को तेमुचिन के नाम से भी जो है चर्चा मिलता है। तो चंगेज खा 1221 में ख्वारिज्म साम्राज्य को जो है समाप्त कर देता है। जो ईरान का एरिया में जो शासन कर रहा था ख्वारिज्म साम्राज्य को ही जो है समाप्त कर देता है और अपना जो साम्राज्य जो है ये चीन से लेकर के भूमध्य सागर और उत्तर में जो है कैस्पियन सागर से लेकर के अरब सागर तक फैला लेता है। इस तरह इतना विशाल साम्राज्य को जो है फैलाने के साथ ही जो है चंगेज खा क्या करता है, ख्वारिज्म शाह के जो पुत्र ख्वारिज्म शाह जो है भाग कर कैस्पियन सागर की ओर भाग जाता है, लेकिन उसका पुत्र जो है जियाउद्दीन मकबरनी, ख्वारिज्म शाह के पुत्र जियाउद्दीन मकबरनी या मंगबरनी के नाम से चर्चा मिलता है, इसका पीछा करते हुए जो है सिंधु नदी के तट पर पहुँच जाता है। और ये जो जियाउद्दीन मकबरनी था ये इल्तुतमिश के जो है राज्य में आ जाता है और इल्तुतमिश से जो है शरण मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पर बुद्धिमानी दिखाते हुए जो मकबरनी को जो है शरण देने से इनकार कर देता है। इसका कारण क्या था? इसका दो कारण था। एक तो मंगोलों का आक्रमण, अगर मकबरनी को जो है अगर शरण देता तो मंगोल इस पर भी आक्रमण कर सकता था। दूसरा था ख्वारिज्म शाह ने ही जो है उसके मालिक के मालिक अर्थात गौरी को जो है पराजित करके जो है पूरा गजनी को जो है तहस नहस कर दिया था। इसलिए जो है इसके दो कारण थे मकबरनी को शरण नहीं देने का कारण। पहला जो मेन कारण था मंगोल आक्रमण का खतरा, दूसरा ख्वारिज्म शाह जो है गौरी को पराजित किया था। ये मैप में देख सकते हैं, ये जो है सिंधु नदी यहाँ पर जो है छिमायुंडू ग्लेशियर तिब्बत से निकलता है और ये जो है जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चल जाता है। तो यहाँ पर जो ईरान का एरिया में आसपास में था ख्वारिज्म साम्राज्य, और इधर आप लोग देख रहे होंगे जो इधर चीन से स्टार्ट हो करके पूरा इधर भूमध्य सागर, ऊपर कैस्पियन सागर से लेकर के नीचे जो है अरब सागर तक इसका साम्राज्य हो गया था। तो चंगेज खां के एक तो भय था कि अगर शरण देते तो चंगेज खां भारत पर भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए जो है इल्तुतमिश उसे शरण नहीं देता है।
फिर अगला जो पॉइंट है एग्जाम के व्यू से, 1205 ईस्वी में जो है खोखरों के विरोध को दबाने में गौरी के साथ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश भी शामिल था। और इस युद्ध में जो है 1205 में इस विद्रोह को दबाने के क्रम में जो है इल्तुतमिश के बहादुरी से खुश होकर गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है कि इल्तुतमिश को जो है दाख्ता से मुक्त कर दिया जाए। और जो है कुतुबुद्दीन इसे जो है ना इल्तुतमिश को दाख्ता से मुक्त भी कर देता है। इल्तुतमिश जो है सफलतापूर्वक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उतना सुदृढ़ नहीं हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश जो है पूरी तरह दिल्ली को जो है सुदृढ़ करता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो मान लीजिएगा इल्तुतमिश। साथ ही साथ आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये भी जो है इल्तुतमिश को जो है भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का ये इल्तुतमिश पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। आपको बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने आप को अमीर और सिपह सलार की पदवी से जो है खुश रखा था, और सुल्तान की उपाधि का भी धारण नहीं किया था। लेकिन इल्तुतमिश जो है ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, और साथ में जो इसने जो बगदाद के खलीफा, जो बगदाद का खलीफा था अल-मुतसिर बिल्ला, इससे जो है मान्यता प्राप्त, जो आधिकारिक मान्यता होता था जो खलीफा देता था अल-मुतसिर बिल्ला, उस समय बगदाद का खलीफा था, उससे जो मान्यता प्राप्त करता है। और ये जो है अल-मुतसिर बिल्ला जो है उसे प्रमाण पत्र देता है कि हाँ ये मेरे जो है आदेश से जो है ये सुल्तान है, तो ये जो है मान्यता प्राप्त करता है। और ऐसा करने वाला भारत का यह पहला मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था, क्योंकि उसने जो है अपने महल के सामने जो है संगमरमर के 2 शेर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिसके गले में घंटी लटकी रहती थी। लाल वस्त्र धारण करके जो है कोई भी व्यक्ति घंटी बजा करके न्याय मांग सकता था। पहली बार इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए एवं 2 अन्य सिक्के जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें जो है शुद्ध अरबी के सिक्के जो भी चलाया था इल्तुतमिश। और एक जो जाएगा चांदी का टका जो 175 ग्रेन का था, दूसरा जो था तांबे का सिक्का जिसे जित्तल कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है जित्तल और चांदी के टका जो 175 ग्रेन का था चलाया था इल्तुतमिश, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया तो इल्तुतमिश। उसने दिल्ली में टकसाल की स्थापना करवाया था, साथ ही जो टका होता था उसमें टकसाल के नाम लिखने की भी शुरुआत जो है इल्तुतमिश द्वारा ही की गई थी। अगर इल्तुतमिश के सिक्कों की बात करें तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है शिव की नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित था, अर्थात जो शिव के नंदी थे, और साथ में जो है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक अर्थात उसी को दर्शाया गया था चौगान घुड़सवार को। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके सिक्कों पर शिव की नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित थे, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और आप बताइएगा किसके सिक्के पर जो है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा किसके सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी और खुतबा खुदा हुआ था। अगला देखते हैं, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इल्तुतमिश जो है चिहलगानी अर्थात गुलाम चालीसा या 40 सरदारों का समूह का गठन किया था। इल्तुतमिश जो अपने विश्वासी जो तुर्क सरदार था उसका एक संगठन बनाया था, जिसे चिहलगानी या गुलाम चालीसा या 40 सरदारों का एक समूह का गठन किया था। ये जो है अपनी जो सही राय होता था वो राय दिया करता था। ये जो चिहलगानी था, बाद में यही चिहलगानी जो है गले की जो है फंदा बन जाता है, बाकी जो इसका पूर्वज आता है। इल्तुतमिश जो है इक्ता यानी भूमि व्यवस्था की शुरुआत की थी, अर्थात जो उसकी सेना में जो भी होता था या जो भी अधिकारी होते थे उसे वेतन न दे करके, मतलब कि वेतन में रुपया न दे करके उसके बदले में जो भूमि देते थे, इसलिए जो है इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है करने का श्रेय भी जाता है इल्तुतमिश को ही जाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहले जो मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण जो है वो हुआ था आपको इल्तुतमिश के समय में। हालांकि इल्तुतमिश जो है मंगोलों से युद्ध नहीं किया था, लेकिन अपनी समझदारी दिखाते हुए जो है इसे निपटा दिया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो इल्तुतमिश के समय में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जो 2 पुत्र और 1 पुत्रियाँ थी, जिसमें बड़े पुत्र की जो है मृत्यु हो गया था
लेकिन जो उसका छोटा पुत्र था वो जो है अयोग्य था, जबकि उसकी पुत्री रजिया थी वो बहुत ही योग्य थी। इसलिए इल्तुतमिश अपने जीते जी जो है अपना उत्तराधिकारी जो है ये रजिया को जो है चुना था। अगर हम इल्तुतमिश के निर्माण कार्य के बारे में देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है के समय में जो कुछ निर्माण कार्य हुए थे वो देख लीजिएगा। अपने बड़ा पुत्र जो था नसरुद्दीन महमूद के जो है मकबरा 1229 ईस्वी में जो है, या इसी को सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहते हैं, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, या इसी को सुल्तानगढ़ी मकबरा कहते हैं। तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में पहला मकबरा था। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा भारत में सबसे पहला मकबरा किसका बनाया गया था, तो नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का जो है बड़ा पुत्र था। साथ ही जो है दूसरा कार्य किया क्या था, असारकिन का दरवाज़ा। असारकिन का दरवाज़ा कहाँ है, तो याद रखिएगा नागौर राजस्थान में है। और अकबर जो है बाद में इसी से प्रेरित होकर के जो है बुलंद दरवाज़ा बनाया था। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा बताइएगा बुलंद दरवाज़ा किसका नकल है, तो असारकिन का हो जाएगा। और अकबर जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तीसरा हो जाएगा हौज शमसी या शमसी दर ईदगाह। ये हौज शमसी कहाँ है, तो बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। इल्तुतमिश 1236 में बामियान पर आक्रमण के लिए जो है जा रहा था। उसी समय रास्ते में बीमार पड़ जाता है और 30 अप्रैल 1236 को जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाता है। अगर इल्तुतमिश के मकबरा की बात करें तो इल्तुतमिश की मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, जो अस्क्रिच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। अगर अस्क्रिच शैली की बात करेगा तो इल्तुतमिश का मकबरा ऐसे पहला मकबरा बोल जाएगा, तो इल्तुतमिश के बड़ा पुत्र जो है नसरुद्दीन महमूद का हो जाएगा। इल्तुतमिश के जैसा बताए थे 3 संतान थे, जिसमें जो है बड़ा पुत्र जो था नसरुद्दीन जो पहले ही मर चुका था, जबकि दूसरा जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह यह अयोग्य शासक था। एक पुत्री थी रजिया सुल्तान जो कि है बहुत ही योग्य शासिका बनी। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।